नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। जन टीवी के सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। घट स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र शुरू, मंदिरों में दर्शन करने उमड़े श्रद्धालु। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना का विधान। प्रदेश में बारिश थमने के बाद डेंगू के मरीजों में इजाफा, अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी में रिजर्व रखे बेड। राज्य के चिकित्सा अधिकारियों को तोहफा, डीपीसी बैठक में 45 अपर और संयुक्त निदेशक पदों के प्रमोशन पर लिया निर्णय, अफसरों का इंतजार पूरा। हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ज्ञान कुंभ समागम का समापन, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शिरकत, कहा नई पीढ़ी को मिलेगा फायदा। और 1968 के विमान हादसे में शहीद सैन्यकर्मी का शव लाए चमोली, नारायण सिंह की पार्थिव देह पहुंची पैतृक गांव। भारतीय सेना को 56 साल बाद मिले 4 जवानों के अवशेष। और अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं, मंदिरों में दर्शन करने श्रद्धालु उमड़ गए हैं। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना का विधान है। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र शुरू है और प्रदेश में बारिश थमने के बाद डेंगू के मरीजों में इजाफा है। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी में बेड रिजर्व रखे गए हैं। बता दें कि सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए बेड्स को रिजर्व रखा गया है। राजधानी देहरादून में नगर निगम संवेदनशील इलाकों में फॉगिंग कर रही है। लोगों को डेंगू से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। दून अस्पताल में डेंगू के 4 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी जैसे शहरों में डेंगू के मरीज सामने आए हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु बरमोला सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, लगातार प्रदेश में डेंगू के मरीजों में इजाफा हो रहा है। इस दौरान अस्पताल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जहां एक तरफ फॉगिंग की जा रही है तो वहीं अस्पताल में क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं मरीजों के लिए? निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में जो है मानसून की बरसात कम हुई है और बरसात होने के बाद अब जो है डेंगू के मरीज सामने आने लगे हैं। ऐसे में जो है नगर निगम के द्वारा लगातार देहरादून की बात कर ली है तो सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो हर एक वार्ड में जाकर के नगर निगम के कर्मचारी फॉगिंग कर रहे हैं ताकि कि जो डेंगू के लार्वा है वो पनप न सके। इसके साथ ही साथ नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग देहरादून है वो लगातार वार्डों में जाकर घर घर की चेकिंग कर रही ताकि पानी जो बरसात का पानी है वो एक जगह पर रुका हुआ ना हो। इसके साथ ही साथ जो है चालानी कार्रवाई भी की जा रही है क्योंकि डेंगू का लार्वा सबसे ज्यादा जो मानसून बरसात है इससे पहले जो पनपने के चांसेस थे वो जो है फ्रिज में जो पानी रुका रहता है या कूलर में लोगों ने पानी रिजर्व करके रखा रहता है। तो ऐसे में डेंगू के जो लार्वा है वो पनपने की उम्मीद है। साथ साथ जो नदी नाले हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ पर भी जो है डेंगू के लार्वे है उसके पनपने की आशंका ज्यादा रहती है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लगातार चालानी कार्रवाई कर रहा है और नगर निगम पूरे राजधानी क्षेत्र में साफ सफाई कर रहे हैं। वहीं अगर राजधानी देहरादून की बात कर ली जाए तो बुधवार के 4 नए डेंगू के मरीज मिले हैं जिनमें 3 देहरादून के मिले हैं और इसके साथ साथ एक जो डेंगू संक्रमित जो मरीज मिला है वो बरेली का मिला है। तो स्वास्थ्य विभाग ने चारों को दून अस्पताल में एडमिट किया है। इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में डेंगू की स्थिति है वर्तमान में क्योंकि मानसूनी बरसात कम चुकी है और जो
बड़े शहर हैं, चाहे राजधानी देहरादून की बात कर ली जाए, हल्द्वानी की बात कर ली जाए, ऊधम सिंह नगर की बात कर ली जाए या हरिद्वार की बात कर ली जाए, तो ऐसे में स्वास्थ्य महानिदेशक ने साफ तौर पर स्वास्थ्य सचिव ने भी साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि डेंगू के मरीजों के लिए एडवांस में ही जो है वार्ड रिजर्व कर लिए जाए। और राजधानी देहरादून की बात कर ली जाए तो कोरोनेशन अस्पताल, दून हॉस्पिटल में वार्ड जो है रिजर्व किए गए हैं। जी। जी, इसके साथ ही क्या प्रशासन की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई है ताकि लोग जो हैं बचाव कर सकें अपना? निश्चित रूप से प्रशासन की तरफ से पहले ही जो है गाइडलाइन जारी कर दी जाती है, क्योंकि ये मच्छर जनित संक्रमित बीमारी है और ऐसे में मलेरिया के फैलने का भी जो है खतरा बढ़ा रहता है, क्योंकि एक जो मरीज है वो मलेरिया का भी यहाँ मिला है। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक किया जाता है और साथ ही साथ प्रशासन पहले से ही जब मानसून की बरसात शुरू होती है तो नगर निगम या प्रशासन की बात कर ली जाए तो वो एडवाइजरी जारी कर देता है कि किसी तरीके से अपने घर में बरसात का पानी है वो जमने न दें या एक जगह पर रुका हुआ पानी न रखें। पानी की निकासी के लिए पूरी जो है तैयारी करके रखें ताकि बरसात का पानी घर में इकट्ठा ना हो। और इसके साथ ही साथ जागरूकता अभियान की नगर निगम समय समय पर चलाता रहता है। और वहीं अगर प्रशासन की बात कर ली जाए तो प्रशासन पहले ही इन मामलों में एसओपी जारी कर चुका होता है, क्योंकि जो मानसून की बरसात होती है वो खत्म होने के बाद ऐसी बीमारियां सामने आती है तो प्रशासन साफ तौर पर डेंगू के जो मरीज हैं उनके लिए बेड रिजर्व रखे जाएं, हर हॉस्पिटल में डेंगू वार्ड बनाया जाए। इसके साथ साथ लोगों को भी जो है एक तरीके से जागरूक करने का भी उसमें अभियान चलाया जाता है। जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि प्रदेश में बारिश थमने के बाद डेंगू के मरीज बढ़ गए हैं, जहां राजधानी देहरादून में नगर निगम के द्वारा संवेदनशील इलाकों में फॉगिंग की जा रही है। लोगों को डेंगू से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। दून अस्पताल में डेंगू के 4 नए संक्रमित मरीज मिलने का भी मामला सामने आया है, जहां ये मरीज सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, क्योंकि देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी जैसे बड़े शहरों में डेंगू के मरीज सामने आए हैं। और अब बात करते हैं माता के दिनों नवरात्रि के बारे में। आपको बता दें कि आज से नवरात्रि शुरू हो गई है, जहां पे शारदीय नवरात्रि का आज महापर्व का पहला दिन है। इस दौरान घट स्थापना के साथ नवरात्रि की विधिवत रूप से शुरुआत हुई है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा का विधान है। हरिद्वार के माता मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। सिद्धपीठ सुरेश्वरी देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ इस दौरान वहां पर मौजूद है। मंदिर समितियों ने सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष तैयारियां की है। शहर के प्रमुख मंदिरों में भी मां दुर्गा की आराधना की व्यवस्थाएं की गई है। श्रद्धालुओं में नवरात्रि के पावन दिनों को लेकर खासा उत्साह देखा जा सकता है। घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि की विधिवत रूप से शुरुआत हुई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन फोन लाइन पर हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। अमन, आज मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है, जहां पे हरिद्वार के भी सिद्धपीठ सुरेश्वरी माता मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। कैसा माहौल इस वक्त है? भक्तों में कितना उत्साह देखा जा सकता है आज के इस दिन को लेकर? देखिए, शारदीय नवरात्रि की आज से शुरुआत हो गई है और 9 दिनों तक चलने वाले महापर्व को लेकर भक्त काफी उत्साहित है। खासकर अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार देश की धार्मिक राजधानी भी है। यहाँ साल के 365 दिन और दिन के 24 घंटे देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन नवरात्रि के पर्व पर तमाम जो मंदिर है, जो सिद्ध पीठ है, वहाँ भक्तों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर मंदिर समितियों की बात की जाए तो मंदिर समिति की ओर से कई दिनों पहले से ही यहाँ तमाम तैयारियां की गई है, क्योंकि हम लगातार देखते हैं जब इस तरह के पर्व होते हैं तो अब प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट हो जाता है। जहां भीड़ भाड़ वाली जगह होती है वहां चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर होती है। और आज से 9 दिनों के चलने वाली घट स्थापना के साथ तमाम जो भक्त है वो कहीं ना कहीं आज यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमन तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें कि हरिद्वार में भी खासी भीड़ देखी जा सकती है, जहां पर भक्त माता के मंदिर में पूजा अर्चना के लिए उमड़ रहे हैं। आपको बता दें कि आज से शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है, जहां
सिद्धपीठ सुरेश्वरी देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। शारदीय नवरात्रा के पहले दिन आज देवी शैलपुत्री की पूजा होती है। पिता दक्ष के यज्ञ में देह त्यागने के बाद देवी का पहला अवतार राजा हिमालय के घर में शैलपुत्री रूप में उनका जन्म हुआ। इसीलिए नवरात्रा के पहले दिन इसी रूप की पूजा की जा रही है। हमारे शरीर में शक्ति के रूप में ये देवी मूलाधार चक्र में रहती है। शैलपुत्री की पूजा के लिए पीले या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। घर के मंदिर में देवी शैलपुत्री की पूजा और व्रत करने का संकल्प लें। चमेली के फूलों से देवी की पूजा कर घी का दीपक लगाएं। शाम को देवी की आरती करने के बाद व्रत को खोलें। उत्तराखंड की ऐतिहासिक पौड़ी रामलीला में अभिनय करने वाले कलाकार अपने आगामी प्रदर्शन की तैयारी में व्यस्त हैं। विभिन्न भूमिकाएं निभा रहे कलाकारों ने इस साल की रामलीला का हिस्सा बनने पर अपनी खुशी साझा की और इस मौके के लिए आयोजन समिति को धन्यवाद दिया। आयोजकों के मुताबिक पहले केवल बच्चे ही रामलीला में भाग लेते थे, जो ब्रिटिश काल से आयोजित की जाती रही है। जर्मनी से शोध छात्र पॉल, जो रामलीला पर अपनी थीसिस कर रहे हैं, इस साल वो भी यहाँ पर उत्सव देखने आए हैं। मैं यहाँ पर शूर्पणखा का रोल कर रही हूँ और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ रामलीला मंच का कि उन्होंने मेरे को ये पात्र खेलने का, ये रोल खेलने का मौका दिया। और बहुत ही यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होती है, हर चीज़ सिखाई जाती है। हमें बताया जाता है कि हमें किस तरीके से मतलब पिछले उससे मतलब जुड़े रहना है, जैसे हमारे पहले की रामलीला थी उसी उसमें बताया जाता है। मैं 5-6 सालों से यहाँ रामलीला में रोल कर रही हूँ और बहुत ही अनोखा अनुभव यहाँ पे हमें मिलता है। बहुत खुशी होती है। रामलीला में तो होती है, लेकिन प्रैक्टिस में भी जो कभी न भूलने वाले पल हमें यहाँ देखने को मिलते हैं और बहुत अच्छा लगता है। इस वर्ष और पिछले 4-5 वर्ष से अंगद की भूमिका में और परशुराम के चरित्र चित्रण का अभिनय करता हूँ और साथ में सह निर्देशन की भूमिका भी निभाता हूँ। बिल्कुल, ये जो ऐतिहासिक धरोहर है इसकी हम पौराणिकता को बनाए रखते रहें और वर्तमान टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए नए अभिनव प्रयोग हम करते हैं। ये जो ऐतिहासिक रामलीला है इसको हम जनता के सामने और आज की डेट पे सोशल मीडिया के सामने अपने बेहतरीन गायन, अभिनव प्रयोग और अभिनय और उच्च गुणवत्ता के साथ इसका प्रस्तुतिकरण किया जाता रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय ज्ञान कुंभ समागम का बुधवार को समापन हो गया। समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल गुरमीत सिंह, प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या, अतुल भाई कोठारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल ने कहा कि ज्ञान कुंभ में उभरे विचारों को पुरस्कार दें, जिससे आने वाली पीढ़ियां लाभान्वित होंगी और भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रसार होगा। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सा अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रमोशन की राह देख रहे चिकित्सा अधिकारियों की सालों पुरानी मुराद को शासन ने पूरा कर दिया है। राज्य सचिवालय में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में डीपीसी की अहम बैठक हुई, जिसमें स्वास्थ्य महानिदेशक सहित शासन प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। जिसके बाद स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा, चिकित्सकों की मांगों पर शासन हमेशा संवेदनशील रहा है। डीपीसी की बैठक में 25 अपर निदेशक और 30 संयुक्त निदेशकों के पदों पर समिति के द्वारा निर्णय लिया गया है, जिसका जल्दी ही आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। देखिए, कल डॉक्टर्स की डीपीडीसी हुई थी। मेडिकल और डेंटल संवर्ग के डॉक्टर्स की डीपीसी हुई थी। मेडिकल में एसएमओ टू जेडी के 30 पदों पे और जेडी टू एडी के 25 पदों पे हुई थी और डेंटल संवर्ग के 3 पदों पे, टोटली 58 पदों पे कल डीपीसी हुई थी। इसमें जिनके सभी फॉर्मेलिटीज पूरे हैं, जिनके सभी 5 साल के एसीआर के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, उनको हमने कल अप्रूवल दे दिया है। और जिनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं तो विधिवत समय देना होता है उनको अपना एसीआर इत्यादि प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसमें हमने 15 दिन का समय दिया है।
जिनके ACR के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं। देहरादून से करीब 16 किलोमीटर दूर नमक सत्याग्रह आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक स्थल खाराखेत में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी ने भाग लिया। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी सहित छात्र छात्राओं और स्थानीय लोग स्वच्छता अभियान में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने खाराखेत क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प लिया। देहरादून है वो अपनी नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ हमारी कल्चरल और इकोलॉजिकल हेरिटेज, हमारी विरासत के लिए भी अपनी पहचान रखता है। तो उसी के क्रम में आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं खाराखेत, जो हमारी बहुत ही अमूल्य ऐतिहासिक विरासत स्थल है, जहाँ से देहरादून के कुछ चुनिंदा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने 1930 में यही जो हमारी 7 से नून नदी बह रही है, यहाँ से नमक बनाकर नमक कानून को, उस समय के जो इलीगल नमक कानून था, उसको तोड़ा था। लक्सर में भारतीय किसान यूनियन क्रांति के पदाधिकारियों ने खनन ट्रांसपोर्टर्स के साथ प्रेस वार्ता की। इसमें निर्णय लिया गया कि वो 4 दिसंबर को एक साथ इकट्ठा होकर जिलाधिकारी के कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में खनन ट्रांसपोर्टर्स और किसानों ने कहा कि माइनिंग चेक पोस्ट हटाना है, उत्तराखंड को बचाना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिन नीतियों को लेकर हरिद्वार में अवैध खनन की रोकथाम के लिए माइनिंग टीम लगाई थी, वे उन नीतियों पर खरा नहीं उतर रही। जिन मानकों के हिसाब से इनको यहाँ पे कंपनी को काम दिया था, वो उस काम पे कंपनी खरी नहीं उतर रही। आर्थिक और मानसिक को दोनों तरीके से उत्पीड़न कर रही। इन्होंने जो नियमावली बताई थी कि हम टोल पे चेक पोस्ट पे आपको रोयल्टी देंगे, वो इन्होंने आज तक नहीं दी। हमारी गाड़ियों का बिना मर्जी से रोयल्टी काट के कहीं भी भेज देते हैं, हमारी गाड़ी खड़ी रहती है। हमारी गाड़ी जब पूरा बिल लेके जा रही तो पहले तो ये रोकेंगे, फिर प्रशासन रोकेगा। एक गाड़ी अगर भोगपुर से खनन सामग्री लेके जाएगी तो ऋषिकेश तक 20 जगह रुकती है। वो इनके आने से हमें नुकसान नहीं हुआ, फायदा कुछ नहीं हुआ। ये अपनी रोयल्टी काट देते हैं अपनी मर्जी से RPM, ठीक है जी। हमारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, हमें बिन बताए। उसके बाद जो रोयल्टियों का रेट है वो 8 रुपये कुंटल है RPM का विद रोयल्टी। तो ये हमें भी अपने भंडारण बता दें कहाँ है कहाँ नहीं। 8 रुपये के भंडारण और मटीरियल विद रॉयल्टी हम लेके आएंगे वहाँ से, 30 रुपये हम बेच देंगे, हमें भी कुछ मिलेगा प्रॉफिट, ठीक है जी। बाकी ये बिल्कुल शोषण करा हुआ है ट्रांसपोर्टरों का, और गलतियाँ ये भी कर रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर हल्की सी गलती ट्रांसपोर्टर कर देगा तो उसका 2 लाख रुपये का चला। भारतीय वायुसेना के दुर्भाग्यपूर्ण AN-12 विमान के हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे पर 7 फरवरी 1968 को दुर्घटनाग्रस्त होने में शहीद हुए सिपाही नारायण सिंह के पार्थिव शरीर को उत्तराखंड के गढ़वाल में उनके पैतृक स्थान कोलपाड़ी लाया गया है। सेना के अधिकारियों ने कहा कि घटना के 56 साल से ज्यादा समय बाद भारतीय सेना के डोगरा स्काउट्स और तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के कर्मियों की एक संयुक्त टीम ने 4 और पीड़ितों के पार्थिव अवशेष बरामद किए, जिससे भारत के सबसे लंबे समय से चल रहे तलाशी अभियान में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली। 102 लोगों को लेकर ले जा रहा ये ट्विन इंजन टर्बो प्रॉप परिवहन विमान 7 फरवरी 1968 को चंडीगढ़ से लेह जाते समय लापता हो गया था। 2003 में ही पर्वतारोहियों ने मलबे की खोज की, जिससे भारतीय सेना विशेष रूप से डोगरा स्काउट्स द्वारा वर्षों तक कई अभियान चलाए गए। दुर्घटना स्थल की खतरनाक परिस्थितियों और कठोर इलाके को देखते हुए 2019 तक पीड़ितों के सिर्फ 5 शव बरामद किए गए थे। चंद्रभागा पर्वत अभियान ने अब 4 और शव बरामद किए हैं, जिनमें से 3 की पहचान मलखान सिंह, सिपाही नारायण सिंह और शिल्पकार थॉमस चरण के रूप में हुई है। सेना चिकित्सा कोर में काम करने वाले सिपाही नारायण सिंह की पहचान आधिकारिक दस्तावेजों के जरिए हुई। सिंह चमोली तहसील के कोलपाड़ी गांव के रहने वाले थे। देहरादून में शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी स्कूल में कोई ऐसी घटना होती है जिससे विभाग की छवि खराब हो रही है, उसकी जानकारी निदेशालय को देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं जब सामने आती है तो उसकी जानकारी हमारे तक पहुंचना जरूरी है, और इसी का निर्देश जिले के अधिकारियों को दिया गया।
ऐसा होता है कि किसी विद्यालय में कोई इस तरह की गंभीर घटना होती है या कोई दुर्घटना होती है और वो हमारे संज्ञान में जो है हमारे अधिकारियों के माध्यम से नहीं आती है, अपितु वो मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे संज्ञान में आती है, तो ये निश्चित रूप से एक गंभीर विषय है। तो हमने इसमें सभी जनपदों को निर्देशित किया है कि अगर कोई भी इस तरह की घटना किसी भी जनपद में होती है, तो इसको अविलंब जो है मेरे संज्ञान में लाया जाए, ताकि उसमें उच्च स्तर के अधिकारियों को भी सूचित किया जा सके। नियोजन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने एक पत्रकार वार्ता कर घटती बेरोजगारी दर और बढ़ती जीएसडीपी की जानकारी साझा की। सचिव ने कहा कि नियोजन विभाग ने आगामी 5 सालों के भीतर जीएसडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा था। इस दिशा में विभाग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में जारी हुए आंकड़ों में अभी तक 1.3 गुना जीएसडीपी बढ़ी है। बेरोजगारी दर को लेकर सचिव और मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि साल 2022-23 में 15 से 29 वर्षीय ऊपर की लेबर फोर्स में भी इजाफा हुआ। ये बढ़ोतरी करीब 4% है। ये ग्रोथ राष्ट्रीय स्तर पर 2% हुई, जबकि उत्तराखंड में ये 4% हुई है। खासतौर पर महिला श्रमिकों के आंकड़े में इजाफा हुआ है। लखपति दीदी योजना से भी इसके लिए ये कारगर साबित हुई। आपको मालूम होगा कि 2022 में हमने एक थोड़ा सा एम्बिशियस टारगेट रखा था कि हम 5 साल में अपने जीएसडीपी को दोगुना करेंगे, और उसके साथ साथ हमने मैकिन्से कंपनी को हायर भी किया था उसकी स्ट्रैटेजी पार्टनर के रूप में। और उसके बाद हम विभिन्न फ्रंट्स में काम करते रहे और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पॉलिसीज़ का रिवीजन और नए प्रोग्राम्स को लॉन्च करना, नए प्रोजेक्ट्स को और भारत सरकार से कई चीज़ों को परस्यू करना, ये चलती रही। और अभी इस प्रक्रिया का 20 महीने हो गया है। तो इस 20 महीने में हमारी जो जीएसडीपी है ये 1.3 गुना बढ़ गया है। जिस दिन हमने स्टार्ट किया था उस दिन जो जीएसडीपी था वो 1.3 टाइम्स आज के डेट में हो गया। मतलब 5 साल में 2 गुना करने के लिए 2 साल में हमको जितना अचीव करना था वो हम लोग अचीव कर रहे हैं ऑन टारगेट। चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में सरकार द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। यात्रा के सुचारू संचालन के लिए ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन पंजीकरण की भी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। हरिद्वार के पर्यटन अधिकारी के मुताबिक रोजाना 500 से 1000 रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। उन्होंने बताया जो भी श्रद्धालु धामों पर पहुंच रहे हैं उन्हें सरकार द्वारा पूरी सुविधाएं दी जा रही है ताकि उनकी यात्रा सुखद और सुरक्षित हो सके। द्वितीय चरण की तैयारियां कर ली गई है और इस संबंध में अभी तक का जून तक लगभग 70,000 पंजीकरण हो गए थे और तब से प्रत्येक माह लगभग 4,000 पंजीकरण हो रहे हैं। अभी इस माह में सितंबर अंत तक का प्रतिदिन के 1,500 से अधिक पंजीकरण किए जा रहे थे। और हमारा प्रयास है कि जो भी यहाँ पर आ रहा है अपना पंजीकरण कराए, उनको रहने की व्यवस्था हो और जो भी वो आगे धाम में जा रहे हैं उनको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाए, उनको जानकारी मिले कहाँ पर लैंडस्लाइड है, कहाँ पर बारिश हो रही है, कहाँ उनकी जगह है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। घट स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र शुरू। मंदिर में दर्शन करने उमड़े श्रद्धालु। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना का विधान। प्रदेश में बारिश थमने के बाद डेंगू के मरीजों में इजाफा। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी में रखे रिजर्व बेड। राज्य के चिकित्सा अधिकारियों को तोहफा। डीपीसी बैठक में 45 अपर और संयुक्त निदेशक पदों के प्रमोशन पर लिया निर्णय। अफसरों का इंतजार पूरा। हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ज्ञान कुंभ समागम का समापन। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शिरकत। कहा नई पीढ़ी को मिलेगा फायदा। और 1968 के विमान हादसे में शहीद सैन्यकर्मी का शव लाए चमोली। नारायण सिंह की पार्थिव देह पहुंची पैतृक गांव। भारतीय सेना को 56 साल बाद मिले 4 जवानों के अवशेष। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।